साथियों नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो यूनिट 5 है उससे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो में बने रहिए। निश्चित रूप से आपके सामने जो 20 प्रश्न हम लेने वाले हैं, यह प्रश्न LT लेक्चरर राज्य सरकार केंद्र सरकार में कई जगह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः यूनिट 5 से, जिसमें UGC, NCF, कोठारी आयोग या NEP 2020 इत्यादि कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे हमने ये महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न लिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अब LT की परीक्षा के लिए समय ज़्यादा नहीं है, तो साथियों कि संभव नहीं है कि इतना सब कुछ हम इतने कम समय में प्राप्त कर लें। तो जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग, आप सभी को पता है माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं, ने पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, जो मुदालियर आयोग है उसने पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु को कितने भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। देखिए, पाठ्यक्रम जो क्रम है वो करिकुलम, इसके अंतर्गत ही पाठ्यवस्तु आती है। तो आपको बताना है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु को कितने भागों में बांटा है। पहला है 9 और 8, उसके बाद 7 तथा 6, 5 और 3, 7 तथा 8। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों 7 तथा 8। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है मुदालियर आयोग, इसने कहा कि 7 तो पाठ्यक्रम है और 8 पाठ्यवस्तु है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। एक स्टेटमेंट दिया है, कथन है कि जो आज का विद्यार्थी है वो कल का नागरिक होगा या नागरिक और नेता होगा। तो ये कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है या विश्वविद्यालय आयोग का है, राधाकृष्ण आयोग का है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो कथन है आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, महत्वपूर्ण कथन है। ऐसे ही कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए मित्रों। इसका सही उत्तर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग में कहा गया कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, NCF 2023 में सरकारी निजी स्कूलों में कितने साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए। देखिए मित्रों, आप सभी ने NCF 2005 को पहले पढ़ा है। तो अब जो नया एक NCF आया है 2023 में, तो उसमें सरकारी निजी स्कूलों में कितने साल तक बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात कितने सालों के लिए किया जाना चाहिए, इसकी बात की गई है। या शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। पहला है 8 साल, उसके बाद 9 साल, 7 साल, 5 साल। इसका सही उत्तर होगा 8 साल। उसके बाद चौथा है, NCF 2023 में या NCF 2023 किस शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है। जो NCF 2023 है वह किस शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है, इसको बताना है आपने। पहला है NEP 2020, दूसरा है NEP 1986, तीसरा है NEP 1968, चौथा है NCT। तो NCF 2023 किस शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर NCF 2023 तैयार किया गया है। पांचवा है, कथन है, महत्वपूर्ण कथन है ये भी, देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है। कथन किस आयोग का है? किस आयोग ने कहा कि देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है? विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग
या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किस आयोग के अंतर्गत कहा गया कि देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में कहा गया है कि देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है छठा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, है ना। तो जो भी शिक्षा प्रणाली है स्वतंत्रता के बाद, वो उस शिक्षा पर जो पहले बनने वाला पहला आयोग वो क्या था? राधाकृष्णन आयोग था, या कोठारी आयोग था, या मुदालियर आयोग था, या शिक्षा नीति 1986 थी? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ही एक ऐसा आयोग था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था। तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने के लिए या फाइनल टच सिंहावलोकन करने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सातवां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय व कितनी धारा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें जो अध्याय है और धाराएं कितनी है? पहला है 8 तथा 38, दूसरा है 7 तथा 37, तीसरा है 5 तथा 42, चौथा है 7 तथा 38। मित्रों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया है उसमें अध्यायों की संख्या 7 बताई है और 38 धारा बताई गई है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत शारीरिक दंड निषेध है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना प्रबल है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके अंतर्गत जो शारीरिक दंड निषेध है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, है ना, तो ये किस धारा में दिया गया है? पहला है धारा 24, दूसरा है धारा 15, तीसरा है धारा 18, चौथा है धारा 17। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17 के अंतर्गत कहा गया है कि आप किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। ठीक है, 17 में खतरा आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो खतरा होगा यदि आप किसी को दंड देंगे। तो ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। 9वां है, विश्वविद्यालय आंदोलन आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? कई बार आदर्श वाक्य यानी ध्येय वाक्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो विश्वविद्यालय आंदोलन आयोग है उसका आदर्श वाक्य क्या होगा ये बताना है आपने। पहला है सत्यमेव जयते, दूसरा है विद्यामृतमश्नुते, तीसरा है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, चौथा है गुरुर गुरुतमो धाम। तो बताइए इसका जो आदर्श वाक्य है यूजीसी का वो क्या है? यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान मुक्तई विमुक्तई, ज्ञान विज्ञान विमुक्तई। गुरुर गुरुतमो धाम जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, एनसीटी का है। तो जो यूजीसी का आदर्श वाक्य है वो ज्ञान विज्ञान विमुक्तई। 10वां है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई है। पहला 1953, दूसरा 1952, तीसरा है 1958, चौथा 1960। तो यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1953। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, एनसीएफटीई। देखिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, हिंदी में कहा गया शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2009, जो एनसीएफटीई 2009 है, किसके आधार पर बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है एनसीएफ 2005, दूसरा है एनएसक्यूएफ, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा है एनईपी 1986। तो एनसीएफटीई यानी शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना जो 2009 है किसके आधार पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, 12वां है, CABE यानी कैब, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल कहा जाता है, की स्थापना कब हुई? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल यानी कैब की स्थापना कब हुई बताना है आपको। 1920, 1919, 1921, 1901। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 1920 में।
कैब की स्थापना हुई। उसके बाद है 13वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। जो एनसीएफ 2005 है, उस 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मान के चलना है कि ये प्रश्न तो आना ही आना है परीक्षाओं में। तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है कि पहला है जो शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, पहला परामर्शदाता, दूसरा सुविधादाता, तीसरा व्याख्याता, चौथा मार्गदर्शक। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया कि शिक्षक जो है सुविधादाता है, एज ए फैसिलिटेटर, यानी शिक्षक जो है बच्चों को सुविधा देगा, परामर्श और मार्गदर्शन व्याख्याता नहीं, ये तो देगा ही देगा, लेकिन जो मूल रूप से है या जो उसकी प्रमुख भूमिका है वो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। 14वां है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। देखिए कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि जो सूचना है, एक जानकारी है, उसे जो है क्या मानने से बचा जाए, कि क्या नहीं मानना चाहिए, किसको, सूचना को। पहला है ज्ञान, दूसरा तर्क, तीसरा शोध, चौथा है विचार। कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए, तो ज्ञान मानने से, कि जो सूचना है वो ज्ञान नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। 15वां है, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम कब आया। जो विकलांग व्यक्ति हैं, उन विकलांग व्यक्तियों का जो अधिकार अधिनियम है वह कब आया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है 2016, दूसरा 2015, तीसरा 2010, चौथा है 2009। तो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में आया। आगे चल रहे हैं। 16वां है, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे यूनिट में भी दिया भी गया है। तो जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई, 15 दिसंबर 1963, 14 दिसंबर 1964, 15 सितंबर 1963 और 15 अक्टूबर 1971। तो बताइए केवीएस की स्थापना कब हुई। केवीएस की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1963 में, ये ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर 1963 को केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है। फिर है 17वां, केवीएस का ध्येय वाक्य क्या है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसका ध्येय वाक्य क्या है, ये बताना है। पहला है सत्यमेव जयते, दूसरा है विद्यामृत मश्नुते, तीसरा है तत्त्वम पूषण अपावृणो, उसके बाद है स्वाध्यायात् न प्रमदः। तो मित्रों बताइए केवीएस का जो ध्येय वाक्य है वो है तत्त्वम पूषण अपावृणो। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्येय वाक्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे यूनिट में भी है, तो ये ध्यान रखना है। केवीएस का जो ध्येय वाक्य है तत्त्वम पूषण अपावृणो। 18वां है, भारत के अतिरिक्त कौन से देश में केंद्रीय विद्यालय है। देखिए भारत में तो केंद्रीय विद्यालय है ही, तो भारत के अतिरिक्त जो विदेशों में है कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनमें केंद्रीय विद्यालय है। पहला है काठमांडू, तेहरान, मास्को, दूसरा है पाकिस्तान, भूटान, रूस, तीसरा है चीन, जापान, नेपाल, चौथा है बांग्लादेश, चीन और रूस। तो बताइए कि भारत के अतिरिक्त कौन से देश ऐसे हैं जहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन है। तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी काठमांडू में है, तेहरान में है, मास्को में है। ठीक है, तो ये इन राजधानियाँ हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और ईरान की राजधानी तेहरान, रूस की राजधानी मास्को। ये ध्यान रखिएगा, इन जगहों में केंद्रीय विद्यालय है। उसके बाद आगे चल रहे हैं। 19वां प्रश्न है, किस शिक्षा नीति के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। देखिए जवाहर नवोदय भी हमारे यूनिट में है, महत्वपूर्ण है प्रश्न कि कौन सी ऐसी नीति, शिक्षा नीति थी जिसके अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा है शिक्षा नीति 1968, तीसरा है शिक्षा नीति 1982, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1971। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसमें जवाहर नवोदय को प्रारंभ करने की बात की गई है। उसके बाद आगे है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा ही जाना है, आप इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में नवोदय विद्यालय है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे या जो राज्य के लोग थे उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया, या कई ऐसी समस्याएं, विसंगतियां आई जिसमें उन्होंने नवोदय विद्यालय न खोलने के लिए सलाह दी कि यहाँ नवोदय विद्यालय न खोला जाए। तो ये ध्यान रखना कौन सा ऐसा राज्य है। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मद्रास यानी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में
जो है नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। तो साथियों, आज आप सभी ने 20 अति महत्वपूर्ण जो यूनिट 5 के विभिन्न जो बिंदु थे या प्रकरण थे, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आपने पढ़ा। वीडियो यदि आप सभी की समझ में आता है या आप सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हमारा आत्मबल बढ़ता है और ज्ञान को तो जितना बढ़ाया जाए उतना बढ़ता है। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और पहली बार है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत